नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको कंपनी एक्ट 2013 के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। जहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहां हाईलाइट भी करते जाऊंगा, बताते भी जाऊंगा कि कहां क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, वो भी आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 से बहुत सारे नए क्वेश्चन यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, क्योंकि नया एक्ट है अभी। इसके पहले 1956 एक्ट लागू था, कंपनी एक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी एक्ट 2013, इसमें जो धाराएं हैं 470 धाराएं हैं और अध्याय 29 अध्याय हैं और अनुसूचियां 7 अनुसूचियां हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के सेक्शन 470 और चैप्टर 29 और शेड्यूल 7 हैं 2013 एक्ट में। अगर हम बात करें दोस्तों, जो कुछ सेक्शनों की बात कर लेते हैं, जिन सेक्शनों में अलग अलग चीज़ें एक्सप्लेन किया गया है। जैसे सेक्शन 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखा मानक को एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेक्शन 220 में कंपनी की परिभाषा को डिफाइन किया गया है। और इसके बाद सेक्शन 221 में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी को डिफाइन किया गया है। और इसके बाद सेक्शन 222 में अंशों के द्वारा सीमित कंपनी को डिफाइन किया गया है। फिर सेक्शन 245 सरकारी कंपनी को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 246 सूत्रधारी कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 287 सहायक कंपनी सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया गया है दोस्तों। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं सेक्शन 26 में सहचारी कंपनी को डिफाइन किया गया है। इसके बाद सेक्शन 242 में विदेशी कंपनी को डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 262 में 1% कंपनी, ये भी एक नया एक्ट है जो अभी 2013 में जोड़ा गया है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 262 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 1% कंपनी एकल व्यक्ति कंपनी इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 268 में निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 271 पब्लिक कंपनी को सार्वजनिक कंपनी को ही डिफाइन किया गया है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 262 में सूचीबद्ध कंपनी लिस्टेड कंपनी को डिफाइन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो सेक्शन 292 में असीमित दायित्व वाली कंपनियां जो कि वर्तमान में चलन में नहीं हैं, ऐसी कंपनियां 2013 एक्ट से हटा दी गई हैं। सेक्शन 285 में छोटी कंपनियां जिसको स्मॉल कंपनियां बोलते हैं उसको डिफाइन किया गया है। अब हम आते हैं दोस्तों, कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे सेक्शन 220 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो कंपनी है क्या है? तो एक ऐसी संस्था है जिसमें 2013 एक्ट अधिनियम, इसके पूर्ववर्ती किसी एक्ट, सपोज दैट मान लीजिए 1956 एक्ट के अंतर्गत सम्मिलित या पंजीकृत हो, उसे कंपनी कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? कंपनी कहा जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सेक्शन 245 में सरकारी कंपनी किसको कहते हैं? ऐसी कंपनियां जिसका 51% या इससे अधिक मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल प्रदत्त अंश पूंजी का निम्नलिखित में से किसी के भी पास हो सकता है। जैसे कि सपोज दैट केंद्र सरकार के पास हो सकता है, या केवल राज्य सरकार के पास हो सकता है, या आंशिक रूप से केंद्र या राज्य सरकार के पास हो सकता है 51% से अधिक। तो ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं? सरकारी कंपनी बोलते हैं। अब सरकारी कंपनी में कुछ सब्सिडी कंपनी भी हो सकती हैं, तो उसके लिए भी इसमें डिफाइन किया गया है 245 सेक्शन 245 में। तो इसमें प्रत्यक्ष भी हो सकती हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं, सहायक कंपनियां हो सकती हैं। जैसे सपोज दैट सरकारी कंपनी की कोई सहायक कंपनी होने पर भी वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी कंपनी की परिभाषा में मानी जाती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 जो एसोसिएट कंपनी या जॉइंट वेंचर कंपनी को डिफाइन करती है, सहचारी कंपनी जिसको बोलते हैं। जैसे XYZ एक महत्वपूर्ण प्रभाव
ABC कंपनी को करती है तो वो उसकी साझेदारी कंपनी कहलाती है। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जिस कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव रखा जा रहा है वह साझेदारी कंपनी कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि होल्डिंग कंपनी किसको कहते हैं। होल्डिंग कंपनी के लिए जो डिफिनेशन दिया गया है 246 सब सेक्शन 46 के अनुसार टोटल शेयर कैपिटल का 50% से अधिक हिस्सा यदि रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सूत्रधारी कंपनी या नियंत्रण कंपनी कहलाती है। अब नियंत्रण कंपनी नियंत्रण कैसे करती है, किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित करने के कार्य करे उसको क्या बोलते हैं, सूत्रधारी कंपनी। नियंत्रण का अर्थ अधिकांश निर्देशकों की नियुक्ति या पारिश्रमिक या अन्य शक्तियों को नियंत्रण करने से है। जो नियंत्रण का तात्पर्य है उसका मतलब निर्देशन की नियुक्ति या पारिश्रमिक या अन्य शक्तियों को नियंत्रण करने से है, ताकि पूरा कंपनी का कैसे वो कंट्रोल करती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा आता है 287 सब सेक्शन 287 है, जिसमें सहायक कंपनी को डिफाइन किया गया है। ऐसी कंपनियां जिस पर धारा 246 में वर्णित कंपनी का नियंत्रण हो सहायक कंपनी कहलाती है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 विदेशी कंपनी। भारत से बाहर निर्मित और सम्मिलित व्यवसाय का स्थान और भारत में होना अनिवार्य है। मतलब विदेशी कंपनी को जो डिफाइन किया गया है 242 में 2 सब सेक्शन 42 में डिफाइन किया गया। भारत से बाहर निर्मित और सम्मिलित हो, व्यवसाय का स्थान भारत में होना अनिवार्य है, स्वयं या शाखा या सेवा केंद्र या प्रतिनिधि एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकती है। तो इम्पोर्टेंट में देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी हाल ही में 2013 एक्ट में जुड़ा है सेक्शन 285 स्मॉल कंपनी छोटी कंपनी के लिए है। तो स्मॉल कंपनी किसको कहा जाएगा, तो पेड ऑफ शेयर कैपिटल 50 लाख से अधिक ना हो, पिछले वित्तीय वर्ष कम से कम 2 करोड़ से अधिक टर्नओवर ना हो और सार्वजनिक कंपनी ना होना चाहिए। तो स्मॉल कंपनी की परिभाषा में वो आती है। अब ये देखा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंपनियों को स्मॉल कंपनी की श्रेणी में रखा जाएगा, किसको डिफाइन नहीं किया गया उसके बारे में। जैसे कोई सूत्रधारी कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी की श्रेणी में नहीं आएगी, या कोई सहायक कंपनी है वो स्मॉल कंपनी की श्रेणी में नहीं आएगी। सपोज दैट मान लीजिए धारा या सेक्शन 8 वाली कंपनी, जो ट्रस्ट वाली कंपनियां होती हैं, चंदे वाली या ट्रस्ट वाली कंपनियां, वो सब इसमें स्मॉल कंपनियों में नहीं आती हैं। या किसी विशेष विधान द्वारा निर्मित कंपनियां, यदि किसी विशेष विधान द्वारा निर्मित कंपनियां हैं तो वो स्मॉल कंपनी की श्रेणी में नहीं आती हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद आती है जो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण सेक्शन 40 के अनुसार हमको उसमें आर्थिक चिट्ठा को डिफाइन किया गया है। फिर वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला स्थिति विवरण जैसे बैलेंस शीट, सपोज दैट दोस्तों उसमें वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला स्थिति विवरण जैसे बैलेंस शीट फॉर द ऑफ ईयर, वित्तीय वर्ष के दौरान व्यापारिक विवरण को दिखाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। बिना लाभ कमाने वाली संस्थाएं का आय व्यय खाता बनाती हैं। और इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट नगद प्रवाह विवरण, इक्विटी इन द चेंज इन इक्विटी क्षमता में परिवर्तन, और ये चीज़ें दिखाया गया है। इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 41 में 2013 एक्ट में दिखाया गया है, बताया गया है, उसमें वित्तीय वर्ष किसको मानते हैं, किसी भी कंपनी का वित्तीय वर्ष आगामी 31 मार्च तक होगा, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। फिर न्यू सम्मिलित कंपनियों में ये 1 जनवरी के बाद या 1 जनवरी या उसके बाद पहले या बाद में 12 माह का साधारणतः हो सकता है, अधिकतम 15 माह का हो सकता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन 262, ये जो नया एक्ट 2013 में अभी नया जुड़ा हुआ है, एकल व्यक्ति कंपनी की अवधारणा, ये नया आया हुआ है। तो सदस्य का दायित्व जो होता है इसका सीमित हो जाता है, लिमिटेड लायबिलिटीज।
तो सदस्यों की संख्या में केवल एक व्यक्ति होगा। संचालकों की संख्या न्यूनतम 1 मैक्सिमम 15 हो सकती है। अब वो सदस्यों की कंपनी की स्थिति पर डिपेंड करता है। तो एकल व्यक्ति कंपनी में सम्मेलन के समय पार्षद सीमा नियम पर एक व्यक्ति के हस्ताक्षर होना चाहिए। एकल व्यक्ति कंपनी वो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक व्यक्ति हो सकती है, भारत का नागरिक हो, भारत का निवासी होना चाहिए। एकल व्यक्ति होने के लिए क्या क्या जरूरी है? प्राकृतिक व्यक्ति हो और भारत का नागरिक हो, भारत का निवासी होना चाहिए। 1% कंपनी के सम्मेलन के समय पार्षद सीमा नियम पर एक नामांकित व्यक्ति नॉमिनी के हस्ताक्षर सहमति से करवाए जाते हैं। जो सदस्य की मृत्यु होने पर या दिवालिया होने पर, असमर्थ होने पर कंपनी का सदस्य बन जाता है। 1% कंपनी में सीमा नियम में कुल 7 क्लोज होते हैं। वैसे तो 6 क्लोज होते हैं, पर 1% कंपनी में 7 क्लोज होते हैं। जैसे कि इसमें नाम वाक्य या प्लेस वाक्य मतलब स्थान वाक्य, उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य, अभिदाता वाक्य और पूंजी वाक्य। इसमें एक जो एक्स्ट्रा जुड़ता है उसको बोलते हैं नामांकित व्यक्ति वाक्य। एक व्यक्ति केवल एक 1% कंपनी का ही बन सकता है और एक व्यक्ति केवल 10 1% कंपनी नामांकित हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति अधिकतम 1% कंपनी में 10 कंपनियों तक का हो सकता है। फिर इसके बाद में कहा कि सदस्य के दिवालिया होने या असमर्थ होने पर नामांकित व्यक्ति सदस्य बन जाता है। सदस्य बनने के 15 दिन के भीतर नॉमिनी, जिसे आप नॉमिनी बना रहे हैं, नियुक्त करना होता है। ऐसे परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC को 30 दिन के भीतर देनी होती है। फिर इसके बाद देखें तो 1% कंपनी को किसी भी प्रकार की अंश धारकों की सभाओं का आयोजन कराना आवश्यक नहीं होता है। केवल एक संचालक होने पर किसी भी प्रकार की बोर्ड मीटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। एक से अधिक संचालक होने पर अर्धवार्षिक आधार पर बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी। तो अर्थात वर्ष में कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी। अंतराल कम से कम 90 दिन का होना चाहिए। 2 बोर्ड मीटिंग का जो अंतराल होना चाहिए कम से कम 90 दिन होना अनिवार्य है। कंपनी में मेंबर ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम संचालक बन जाता है। ऐसा संचालक तब तक कार्य करेगा जब तक कि विधिवत रूप से नए डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं कर दी जाए। 1% कंपनी को अपने वित्तीय विवरण में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1% कंपनियों को अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य नहीं है। 1% कंपनी का सम्मेलन हमेशा निजी कंपनी के रूप में ही होता है। 1% कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द को जोड़ना अनिवार्य होता है और साथ में कोष्टक में 1 OPC भी लिखना होता है। OPC का मतलब 1% कंपनी भी लिखना होता है। 1% कंपनी में 2 तरह से 1% कंपनी को 2 तरीके से बदल आप सकते हैं। एक तो ऐच्छिक रूप में, एक अनिवार्य रूप में। सम्मेलन के 2 वर्ष के बाद किसी भी समय या अनिवार्य रूप से अंश पूंजी 50 लाख से अधिक होने पर या प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल जो ईयर है टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक होने पर यह सार्वजनिक या निजी में जा सकती है। आप जैसा चाहें उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 268 में प्राइवेट कंपनी को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। सेक्शन 268 में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या के बारे में यहाँ निर्धारण किया गया है। 200 निर्धारित करती है। 200 सदस्यों की संख्या सदस्यों की गणना में शामिल नहीं करते हैं। सपोज दैट जैसे
कि जो कर्मचारी के साथ साथ अंशधारी भी है, ऐसे व्यक्तियों को उसमें इंक्लूड 200 में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो पहले कर्मचारी थे और बाद में तब वो अंशधारक में, परंतु अब वो कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी उसमें 200 में नहीं ऐड किया जाए। फिर इसके बाद आता है संयुक्त ज्वाइंट शेयर की दशा में केवल एक सदस्य ही गिना जाएगा। संचालकों की न्यूनतम संख्या 2 बताई गई है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 पर, और अधिकतम संचालक कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15। कंपनी में अंशधारकों की सभा में स्पेशल रिजर्वेशन विशेष संकल्प पास करके आप इसमें 15 से अधिक भी किए जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मेंबर ऑफ एसोसिएशन पर अभिदाता के रूप में न्यूनतम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होते हैं, जो कंपनी के प्रथम सदस्य कहलाते हैं। निजी कंपनी आम जनता को प्रतिभूतियां जारी करके पूंजी एकत्र नहीं कर सकती। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी कंपनी है जो आम जनता को अंश या प्रतिभूतियां जारी करके पैसे पूंजी एकत्र नहीं कर सकती। ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, तो प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। अर्थात पूंजी एकत्र करने के लिए अपने मित्रगणों या रिश्तेदारों को अंश जारी करती है। बड़ा नोट्स के रूप में देखिएगा, प्राइवेट कंपनी आम जनता से या उनकी धन निरपेक्ष जो होती पब्लिक डिपॉजिट को स्वीकार नहीं कर सकती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों। फिर इसके बाद कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम अनिवार्य है। प्राइवेट कंपनी को पार्षद सीमा नियम बनाना अनिवार्य है। प्राइवेट कंपनी को पार्षद अंतर नियम स्वतंत्र स्वयं के लिए है, वो बना भी सकती है, नहीं बना सकती। और सबसे बड़ी जो विशेषता है कि प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो प्रॉस्पेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रॉस्पेक्टर होता है, प्रोस्पेक्टर होता है, जिससे वो शेयर को कलेक्ट करती हैं, उसको जारी करना इनके लिए आवश्यक नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्राइवेट कंपनी वो कौन सी कंपनियां हैं जो अपना प्रॉस्पेक्टर नहीं बना सकती हैं, तो ऐसी कंपनी को कौन सी कंपनी कहते हैं, तो ऐसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अगर अंतर नियम में परिवर्तन अल्टर या करना है या सर्वसम्मति सदस्य की पब्लिक कंपनी सार्वजनिक कंपनी को किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 271 के अनुसार अपने सदस्यों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करती है, 7 निर्धारित करती है। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 7 निर्धारित किया गया। अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। सार्वजनिक कंपनी जो है अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। अधिकतम सदस्य संख्या अंश पूंजी की राशि तक हो सकती है। जितनी अंश पूंजी है उतने सदस्य तक हो सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी आम जनता से प्रतिभूतियां जारी करके पूंजी एकत्र करने का कार्य करती हैं। आम जनता से पब्लिक डिपॉजिट के धन निरपेक्ष को भी स्वीकार करती हैं, पर ये प्राइवेट कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो न्यूनतम 7 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य पर अंश पूंजी की राशि तक हो सकते हैं। अभिदाता की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 7। प्रथम कंपनी के सदस्य कहलाते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी, पार्षद सीमा पर जो व्यक्ति हस्ताक्षर करता है। नोट 15 से अधिक संचालक हो सकते हैं यदि कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया जा सके। ये पूछता है क्वेश्चन बार बार कि ऐसा क्या हो सकता है क्या कि आप 15 से अधिक संचालक हो सकते हैं कंपनी में, कैसा, विशेष प्रस्ताव पारित करके, समान प्रस्ताव पारित करके, समान और विशेष प्रस्ताव पारित करके, इनमें से कोई नहीं। तो साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके 15 से अधिक मेंबर्स संचालक हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अनिवार्य होता है इसमें बनाना, और पार्षद अंतर नियम बनाने हेतु स्वतंत्र हैं। और प्रोस्पेक्टर बनाना इसमें सार्वजनिक कंपनी के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। पब्लिक कंपनी नहीं बनाती है, पब्लिक कंपनी नहीं बना सकती, प्रोस्पेक्टर जारी ही नहीं कर सकती। यदि पब्लिक कंपनी अपनी स्वयं की अंतर नियम नहीं बनाती तो कंपनी
तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची आई की सारणी एफ से जे लागू हो जाता है। अब ये क्या होता है, एफ से जे लागू हो जाता है। आप हम एफ से जे लागू हो जाता है उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे टेबल एफ अंशों द्वारा सीमित कंपनियों पर लागू होता है। टेबल जो है जी होता है, गारंटी द्वारा सीमित अंश पूंजी होती है। और टेबल एच जो अंश पूंजी नहीं है, गारंटी द्वारा सीमित। फिर इसके बाद टेबल आई आता है, असीमित दायित्व वाली कंपनियां, जिसमें पूंजी वाली कंपनी नहीं होती हैं। फिर इसके बाद टेबल जे आता है, असीमित दायित्व वाली कंपनियां, बिना अंश पूंजी वाली कंपनी इसको बोलते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि अंतर नियमों में परिवर्तन करने हेतु साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। इसके बाद आता है सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल निर्देशकों की 1/3 निर्देशक स्वतंत्र निर्देशक होंगे। एक सार्वजनिक कंपनी के लिए जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं, सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल निर्देशकों में 1/3 निर्देशक स्वतंत्र निर्देशक होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है सार्वजनिक कंपनी जो पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ से अधिक है, तो कंपनी में महत्वपूर्ण प्रबंधन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। जैसे सेक्शन 251 में महत्वपूर्ण प्रबंधक व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जैसे एमडी, मैनेजर, सीईओ, एफईओ, एफटीओ या सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। सार्वजनिक कंपनी अपने शुद्ध लाभों का 11% तक प्रबंधकीय परिश्रम के रूप में दे सकती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो अपने प्रबंधकीय परिश्रम के रूप में कितने % तक दे सकती हैं। तो सार्वजनिक कंपनियां 11% तक ही अपने प्रबंधकीय परिश्रम के लिए दे सकती हैं। फिर डोरमेट से संबंधित कुछ डिफाइन किया गया है। ऐसा कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है, परंतु उद्देश्य भविष्य में कोई परियोजना या मौद्रिक संपदा विकसित करना हो या उनको भविष्य में कोई ऐसा कार्य करना हो, ऐसी कंपनी को डोरमेंट डीड कंपनियां कहते हैं। इसको 455I में डिफाइन किया गया है। अंतिम 2 वित्तीय वर्ष के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण लेन देन नहीं किया है। आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक रिपोर्ट में जमा कराए जाएंगे सार्वजनिक कंपनी के बारे में। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि वर्गीकरण के आधार पर कंपनी, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो अगर देखें तो सदस्यों की संख्या के आधार पर 3 टाइप की होती है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसके बाद नियंत्रण के आधार पर देखें तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और सहचार कंपनी। फिर इसके बाद अन्य वर्गीकरण में देखें तो हम स्मॉल कंपनी देख सकते हैं, डोरमेंट कंपनी देख सकते हैं, डेट इन एडवेंचर भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, स्वामित्व के आधार पर अगर देखें तो सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी। फिर इसके बाद समामेलन के आधार पर देखें तो चार्टर ऑफ कंपनी और स्पेशल एक्ट कंपनियां जो स्पेशल एक्ट के थ्रू बनती हैं, फिर कंपनी एक्ट के माध्यम से। अगर दायित्व के आधार पर देखें तो अंशों के द्वारा, गारंटी द्वारा और सीमित कंपनियां, ऐसी कंपनी दायित्व के आधार पर निर्गमित की जाती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं सममेलन के आधार पर। सममेलन के आधार पर अगर देखें तो सममेलित, असममेलित कंपनियां, जैसे कि सममेलित अधिकार पत्र द्वारा शासित या विशेष विधान या एक्ट के द्वारा कंपनियां, जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934 या नाबार्ड का जो एक्ट है 1982 है, जैसे एलआईसी का जो एक्ट है 1956। ये कंपनियां, ये विशेष अधिकार द्वारा कंपनियां शासित होती हैं। फिर इसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 में देखा जाए तो एक्ट सममेलित है। दायित्व के आधार पर वर्गीकरण देखा जाए तो सीमित कंपनियां तथा असीमित कंपनियां। सीमित कंपनियों में अगर देखा जाए तो 2 तरीके की होती हैं, अंशों द्वारा सीमित कंपनियां और गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां। अंशों द्वारा सीमित कंपनियां सेक्शन
222 में डिफाइन किया गया है, जिसमें सदस्यों का दायित्व उनसे अंकित मूल्य का फेस वैल्यू के अदत्त भाग तक ही सीमित होता है। मान लीजिए सपोज दैट कि 10 रुपये शेयर वाले 10 रुपये वाले शेयर और 100 शेयर हैं, तो उनका वैल्यू हुई सपोज दैट 10,000। तो 10,000 तक के लिए ही वो क्या रहेंगे, दायित्व रहेगा उनका, उससे अधिक नहीं हो सकता है। यदि कंपनी शब्द बोल दे तो उसको हम क्या मानेंगे, लिमिटेड बाय शेयर होगा। कभी कभी दौरान मांग हो सकती है कि समापन की दशा में भी उसको मांगा जा सकता है, ऐसा भी कंडीशन लगाया जा सकता है, पर असीमित दायित्व वाली कंपनियां इस समय प्रेजेंट टाइम में चलन में नहीं है। गारंटी द्वारा सीमित सेक्शन, गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के लिए जो सेक्शन है 221 में डिफाइन किया गया है। इस प्रकार की कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि या वचन या प्रतिज्ञा पत्र तक ही सीमित होता है। ऐसी राशि कंपनी अपने जीवन काल के दौरान नहीं मांग सकती है, केवल समापन की दशा में इस राशि को मांगा जा सकता है। गारंटी की राशि आरक्षित पूंजी मतलब एक रिजर्व कैपिटल के रूप समान होती है। इस प्रकार की कंपनियों का दायित्व खेल, कला और विज्ञान, वाणिज्य आदि के क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना होता है। गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी में अंश पूंजी जो विद शेयर कैपिटल होती है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है। गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी अंश पूंजी जो सदस्यों का दोहरा दायित्व हो सकता है, अंशों के अदत्त भाग तक, गारंटी की राशि तक, असीमित दायित्व तक। असीमित दायित्व मतलब सेक्शन 292 में डिफाइन किया गया है इसको। फिर इसके बाद आता है कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी, अंशों के अंकित मूल्य तक, फेस वैल्यू के अदत्त भाग तक हो सकता है। जो असीमित दायित्व वाली हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी लॉस, यदि कंपनी को लॉस होने पर सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी के साथ साथ उनके व्यक्तिगत संपत्तियों से भी राशि को क्या किया जाएगा, वसूला जा सकता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सभाएं। हम पढ़ेंगे सभाएं, जैसे कि वार्षिक साधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग को किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 96I के अनुसार। अंशधारकों की सभा, इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको तो एक वार्षिक साधारण सभा भी बोलते हैं या अंशधारकों की सभा भी बोलते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, कंपनी आरक्षण की नियुक्ति करती है या पारिश्रम का निर्धारण करती है। जो आरक्षण को पारिश्रमिक देना है, कमीशन देना है, उसको निर्धारण कर दे। बारिश से निवृत्त करती है, रिटायरमेंट बाय द रिटेशन। फिर इसके बाद निर्देशक की नियुक्ति करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कंपनी का ऑडिटर के द्वारा अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट अंशधारियों के सामने ही रखी जाती है। जो एनुअल वार्षिक साधारण सभा होती है, तो ऑडिटिंग करने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के एंड में होता है, तो ऑडिटर क्या करता है कि अपनी रिपोर्ट अंशधारकों के सामने ही रखता है, वार्षिक साधारण सभा में ही रखता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है कि प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा रखना अनिवार्य होता है, केवल 1% कंपनी को छोड़ करके। प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक वर्ष वार्षिक साधारण सभा रखना क्या होता है, अनिवार्य होता है, केवल किसको, 1% कंपनी को छोड़ करके। वार्षिक साधारण सभा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में रखी जाती है, अर्थात 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच ही रखा जाएगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि वार्षिक साधारण सभा 2 तरह से रखी जाती है। कितनी तरीके से रखी जा सकती है, 2 तरीके से। जैसे कि प्रथम वार्षिक साधारण सभा और बाद की वार्षिक साधारण सभा। जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि प्रथम वार्षिक साधारण सभा कब रखी जाती है, कितने दिन बाद रखी जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम वार्षिक साधारण सभा जो रखी जाती है वो 9 माह के भीतर ही वार्षिक साधारण सभा रखना कंपनी को क्या होता है, अनिवार्य होता है। और जो बाद की वार्षिक साधारण सभा होती है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के ईयर की समाप्ति के 6 माह के भीतर वार्षिक साधारण सभा रखना अनिवार्य होता है। ओनली AGM विथ इन द 6 month फ्रॉम ऑफ द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर।
तो 6 मंथ के अंदर जो है रखना अनिवार्य होता है। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी तो इस 6 मंथ की अवधि को क्या चाहे तो 3 माह और बढ़ा सकता है। उसको अगर चाहे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी तो 6 मंथ की अवधि उसको क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। सम्मेलन के कैलेंडर वर्ष में वार्षिक साधारण सभा की आवश्यकता नहीं है। 2 लगातार वार्षिक साधारण सभाओं में अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए, 15 माह का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दो लगातार वार्षिक साधारण सभा में अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए, तो 15 माह का अंतराल होना चाहिए। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी चाहे तो इसको 3 माह और बढ़ा सकता है। वार्षिक साधारण सभा की सूचना सभा के दिन से 21 दिन पूर्व पहले दी जानी आवश्यक है, चाहे किसी भी माध्यम से वो दे सकता है। मीटिंग टाइम, मीटिंग का जो टाइम रहेगा 9 AM से 6 PM तक रहेगा। 21 दिन से पूर्व की सूचना तभी वैलिड होगी जब 95% हितधारक जो होते हैं, शेयर होल्डर्स या अंशधारी सभा में उपस्थित हो जाएं, तभी ये मीटिंग क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। नहीं तो इसको अनवैलिड मान करके निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड मीटिंग संचालक मंडल की सभा में होता है। बोर्ड मीटिंग कहाँ होती है, संचालक मंडल की सभा में। उसके बारे में जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 210 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, संचालक मंडल के बारे में डिफाइन किया गया है। तो संचालकों का सामूहिक रूप को क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। इसको सेक्शन 234 में डायरेक्टर या निर्देशक को डिफाइन किया गया है। कंपनी संगठन में सदस्य व प्रबंधन का अस्तित्व कंपनी से पृथक पृथक होते हैं। जो कंपनी के संगठन में सदस्य या प्रबंधन होते हैं वो कंपनी से क्या होते हैं, पृथक पृथक अवधारणा के अनुसार ये अलग होते हैं। कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रावधान, नियंत्रण या नियमन संचालक के ही द्वारा किया जाता है। इन संचालकों के द्वारा निर्णय लेने के संबंध में जो सभाएं रखी जाती हैं उन्हें संचालक मंडल की सभाएं कहा जाता है। जैसे दोस्तों, प्रथम बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, कंपनी के सम्मेलन के 30 दिन के भीतर संचालक मंडल की पहली सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर प्रथम बोर्ड मीटिंग की जानी चाहिए? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है कंपनी के सम्मेलन के 30 दिन के भीतर संचालक मंडल की पहली सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। किया जाना अनिवार्य है, किया जाना नहीं चाहिए, किया जाना अनिवार्य है। कंपनी की प्रथम बोर्ड मीटिंग जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, कंपनी के सम्मेलन के 30 दिन के भीतर कंपनी को पहली सभा का आयोजन करना अनिवार्य होता है। अब बाद की सभाओं की अगर बात करें तो बाद की सभाओं में प्रत्येक वर्ष में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग रखना अनिवार्य होता है। 2 लगातार बोर्ड मीटिंग में अधिकतम अंतराल 120 दिन से अधिक नहीं हो सकता है। दो लगातार बोर्ड मीटिंग में अधिकतम अंतराल 120 दिन से अधिक नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आता भी है कि दो लगातार बोर्ड मीटिंग में अधिकतम अंतराल कितना दिन का होना चाहिए, 90 दिन का, 60 दिन का, 30 दिन का, 120 दिन का। तो 120 दिन से अधिक नहीं हो सकता है, 120 दिन का ही होता है। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी और नेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नोट, छोटी कंपनी मतलब 1% जो कंपनी है उनके लिए का साल में अर्धवार्षिक आधार पर 2 बोर्ड मीटिंग रखना अनिवार्य होता है। तो 1% कंपनी में यदि एक संचालक है तो किसी प्रकार से बोर्ड मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। छोटी कंपनी 1% कंपनी बोर्ड मीटिंग में कम से कम 90 दिन का होना आवश्यक है। छोटी जो कंपनियां हैं जिनको 1% कंपनी बोर्ड मीटिंग कहते हैं, कम से कम 90 दिन का अंतराल होना आवश्यक है। अब इसमें गणपूर्ति जो कार्यवाहक संख्या होती है वो कैसे डिफाइन करती है? तो कुल संचालकों का 1/3 जो होता है
या तो वो हो या तो 2 संचालक होने अनिवार्य हैं। दोनों में से जो अधिक होगा उसी को गणपूर्ति मान ली जाएगी। अगर यदि गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो सभा का जो अंतर नियम के अनुसार उसको क्या कर दिया जाता है, पोस्टपोन किया जाएगा। और अंतर नियम में प्रावधान न होने पर सभा अगले सप्ताह उसी दिन उसी समय रखी जाएगी। यदि पोस्टपोन की सभा में कोरम पूरा नहीं होता तो सभा को निरस्त किया जाएगा। बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर यदि पोस्टपोन सभा में कोरम पूरा नहीं होता है तो सभा को क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। बोर्ड मीटिंग किसी भी सार्वजनिक अवकाश दिवस में नहीं होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्ड मीटिंग जो है किसी भी सार्वजनिक अवकाश में रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता। उसमें 2-3 त्यौहार दे दिया जाएगा और अवकाश के, और एक नहीं दिया जाएगा। उसमें ऑप्शन में आपको चयन करना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग से संबंधित सूचना प्रत्येक निर्देशक को सभा से कम कितने दिन पूर्व, 7 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है। जो भी बोर्ड के मेंबर हैं, मीटिंग में सम्मिलित होना है, उन व्यक्तियों को कम से कम मीटिंग से पहले 7 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक होता है। यदि 7 दिन से कम अवधि की सूचना दी जाती है तो सभा के लिए क्या कर दिया जाता है, निर्णय निरस्त कर दिया जाता है। उसको व्यर्थ मान लिया जाता है, इनवैलिड कर दिया जाता है। अतिरिक्त कार्यों में हेतु 7 दिन से कम अवधि, यदि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट या सूचना या कोई अतिरिक्त कार्य पड़ गया सूचना तो उसके ऐसे स्थिति में उसको क्या माना जाएगा, वैलिड होगी। यदि कम से कम एक स्वतंत्र संचालक पहुंच जाता है तो मीटिंग में। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है CSR, ये अभी बहुत 2013 एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बार बार UGC नेट और TGT PGT में पूछा जाता है, जिसको हम सामाजिक निगमी उत्तरदायित्व समिति कहते हैं। ये धारा 135 में डिफाइन किया गया है। तो कौन कौन कंपनी को डोनेट करना चाहिए CSR में, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि निम्नलिखित कंपनियों को एक CSR समिति बनाना अनिवार्य होता है। पिछले वित्तीय वर्ष या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के दौरान नेट जो उसका वर्थ होता है 500 करोड़ से अधिक हो, या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान टर्नओवर उसका टोटल सेल्स जो है 1000 करोड़ से अधिक हो, या उसका तीसरा पॉइंट है जो शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक या एक वित्तीय वर्ष में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में कितना 5 करोड़ से अधिक उसका प्रॉफिट है, तो उसको बनाना अनिवार्य है। फिर इसमें जो समिति के मेंबर हो सकते हैं, इसमें 3 संचालक से अधिक संचालक होंगे, जिनमें से कम एक संचालक स्वतंत्र संचालक होता है। इसमें है कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन जो 7 में अनुसूची में इसको निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार अपने पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% राशि खर्च करनी होती है। पब्लिक सेक्टर में जो है इसको आप 2% खर्चा करें। कितने, ये कौन सी अनुसूची में डिफाइन किया गया है, ये कंपनी एक्ट 2013 की अनुसूची 7 में अनुसूची में डिफाइन किया गया है कि आप 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% राशि आपको खर्च करना अनिवार्य होगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा है पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन सी सेक्शन पर डिफाइन किया गया है, तो ये पुराने सेक्शन जो पुराना था सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 के अनुसार। सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम क्या होता है, तो सीमा नियम एक आधारभूत प्रलेख है जो इस एक्ट का मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अधिनियम या इसके पूर्ववर्ती अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया हो या समय समय पर परिवर्तित किया गया हो। इसके पूर्व अधिनियम के अंतर्गत मतलब कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार इसको परिवर्तित किया गया हो या बनाया गया हो। कंपनी का संविधान आधारभूत प्रलेख होता है। क्या होता है, कंपनी का जो संविधान होता है वो आधारभूत प्रलेख होता है। कंपनी का चार्टर महत्वपूर्ण प्रलेख कहलाते हैं। पूछ लेता है क्वेश्चन कि कंपनी का जो संविधान है या कंपनी का जो आधारभूत प्रलेख है या कंपनी का जो चार्टर है या महत्वपूर्ण प्रलेख है, किसको कहा जाता है, तो पार्षद सीमा नियम को ही कंपनी का
संविधान या आधारभूत प्रलेख या कंपनी का चार्टर या महत्वपूर्ण प्रलेख कहा जाता है। ये क्वेश्चन इसमें बनता है, मैंने टीजीटी में कई बार देखा है, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अनुसूची 1 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डिफाइन किया गया है, जो प्रारूप दिया गया है टेबल ए से ई तक का ही डिफाइन किया गया है। उसमें टेबल ए में क्या है, अंशों द्वारा सीमित, लिमिट बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर के लिए डिफाइन किया गया। फिर बी नंबर में, टेबल बी में गारंटी द्वारा सीमित, विथआउट शेयर कैपिटल। फिर इसके बाद सी में गारंटी द्वारा सीमित, विथ शेयर कैपिटल। डी में जो दिया गया असीमित दायित्व वाली कंपनी, विथआउट शेयर कैपिटल। फिर ई में जो असीमित दायित्व कंपनी, विथ शेयर कैपिटल। फिर इसके बाद आता है पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम में कितने क्लोज होते हैं, तो टोटल 6 क्लोज होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है पार्षद सीमा नियम में कुल कितने क्लोज होते हैं, तो 6 क्लोज होते हैं। अगर 1% कंपनी में टोटल क्लोज पूछा जाए तो कितने होते हैं, तो उसमें 7 होते हैं, एक नॉमिनी के अलग से जुड़ जाता है। पर यहाँ पार्षद सीमा नियम में टोटल कितने क्लोज होते हैं, तो टोटल 6 खंड डिफाइन किए गए हैं, जिसमें नाम वाक्य है, यह स्थान वाक्य है, उद्देश्य वाक्य है और पूंजी वाक्य है, संघ वाक्य है और दायित्व वाक्य है। देखो यहाँ पर कहा भी है नोट, 1% कंपनी में एक अतिरिक्त वाक्य एडिशनल क्लोज नामांकन वाक्य जोड़ा गया है। अब हम आते हैं कि दोस्त नाम वाक्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पार्षद सीमा नियम का प्रथम वाक्य जो क्लोज होता है नाम वाक्य होता है। तो इसमें पब्लिक कंपनी में अपने अंश या लिमिट या पब्लिक लिमिटेड जो भी है उसके आगे क्या लिखते हैं, अगर कंपनी लिमिटेड है तो उसके आगे लिमिटेड, या पब्लिक लिमिटेड है तो पब्लिक लिमिटेड, या प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द का क्या करती हैं, लगाना अनिवार्य होता है। 1% कंपनी के लिए तो लिखना जरूरी ही है। जैसे सेक्शन धारा 8 वाली जो ट्रस्ट संबंधित कंपनियां होती हैं उनमें नाम लिखना जरूरी नहीं होता है। कंपनी के द्वारा चयनित नाम 20 दिन के लिए रिजर्व रखा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि कंपनियों के द्वारा जो नाम चयनित किया जाता है वो कितने दिन के लिए रिजर्व रखा जाता है, तो इसके लिए 20 दिन के लिए रिजर्व रखा जाता है। कंपनी के द्वारा चयनित नाम अवांछनीय न होकर के अर्थात कंपनी नियमन सीमित दायित्व साझेदारी के नाम से मिलता जुलता न हो। पहले से जैसे कोई कंपनी है तो उससे संबंधित मिलता जुलता आपका नाम ना होना चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित प्रतिबंध ना हो, मतलब कोई केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित कंपनियां हैं उनसे संबंधित आपके कंपनी का नाम मिलता जुलता ना हो। फिर इसके बाद आता है दोस्तों उद्देश्य वाक्य। इस वाक्य में कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण या अधिकार क्षेत्र को बताया जाता है। कंपनी व कंपनी के साथ जो व्यवहार करने वाले वह पक्षकार होते हैं उनके मध्य क्या अनुबंध है, उनके मध्य क्या सारी रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट है, वो सारा चीज़ें इसमें उद्देश्य वाक्य में डिफाइन किया जाता है। उद्देश्य वाक्य से बाहर के कार्यों को भी इसमें डिफाइन किया जाता है। ऐसे कार्य कानून की दृष्टि से नल प्रभाव का मतलब होता है शून्य प्रभाव वाले होते हैं, अर्थात ऐसे कार्य शुरू से व्यर्थ होते हैं। ऐसे कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य अल्टा वेरियस कहलाते हैं। अल्टा रेक्टिफाइड वेरियर्स कहलाते हैं। शेयर होल्डर के द्वारा इन कार्यों में सुधार नहीं किया जा सकता है। ऐसे कार्यों के लिए कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे। फिर इसके बाद हैं लिमिटेड लायबिलिटीज क्लोज। दायित्व में हमें ये रहता है कि सीमित दायित्व वाली कंपनियां हैं गारंटी द्वारा कि असीमित दायित्व वाली, तो उसमें लायबिलिटीज़ के बारे में दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ क्लोज, संघ वाक्य अभिदाता। तो उसमें फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी जो रहेगा तो उसमें मेंबर के कितने मेंबर रहेंगे और शेयर प्रतिज्ञा लेते हैं, शेयर लेने की प्रतिज्ञा देता है, ये सारी चीज़ें उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हस्ताक्षर होते हैं। फिर 1% कंपनी में एक अभिदाता होता है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने अभिदाता हो सकते हैं, 2 अभिदाता हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में अभिदाता कितने होते हैं, 7 हो सकते हैं।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सार्वजनिक प्रलेख सदस्यों के द्वारा इनकी मांग के अधिकारियों को 7 दिन के भीतर भीतर इसे उपलब्ध कराना होता है। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक प्रलेख, जो उसके कंपनी के मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, या कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का मेंबर होना चाहता है, उनके लिए ये 7 दिन के भीतर भीतर आपको उपलब्ध कराना होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों को आपको उपलब्ध कराना होता है। यदि नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 1000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा और अधिकतम 1 लाख तक हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी पर्सन जो कंपनी का मेंबर्स है, वो अगर मांगता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में जानकारी, यदि वो कोई भी उत्तरदायी अधिकारी नहीं देता है तो उसे जो है दंड के रूप में 1000 रुपये पर डे के हिसाब से या अधिकतम उस पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक परिवर्तनीय प्लेख, परिवर्तनीय मतलब कन्वर्टेबल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके क्या किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है जो इम्पोर्टेंट है, पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन, इसको 2 सब सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। कंपनी के नियमों, उपनियमों और विनियमों, आंतरिक मामलों के बारे में जानकारी देता है। पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पार्षद अंतर नियम है या पार्षद सीमा नियम है जो कंपनी के नियमों के विनियमों या आंतरिक मामलों के बारे में जानकारी देता है, तो ये पार्षद अंतर नियम होता है। कंपनी के अधिकारी या निर्देशकों के अधिकारों या कर्तव्यों या शक्तियों, उत्तरदायित्वों का निर्धारण इसमें होता है। कंपनी के अधिकारियों या निर्देशकों, जो डायरेक्टर होते हैं, या उसके अधिकारों या कर्तव्यों की शक्तियों का उत्तरदायित्व किस में होता है, तो ये होता है पार्षद अंतर नियम में। ये क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी से जो कंपनी के अधिकार या दायित्व या उत्तरदायित्व होते हैं वो किस आर्टिकल में जो है डिफाइन किया है, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम में। तो पार्षद अंतर नियम में ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं। फिर इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है कि कंपनी के अधिकारियों, निर्देशकों के अधिकार, कर्तव्यों, शक्तियों, उत्तरदायित्वों का निर्धारण क्या करता है, पार्षद अंतर नियम में करता है। अंतर नियम कंपनी या सदस्यों के मध्य क्या होता है, अनुबंध के रूप में कार्य करता है। इसको सेक्शन की अगर बात करें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 के अनुसार अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अधिनियम 2013, इसके पूर्ववर्ती एक्ट 1956 के अंतर्गत बना है। समय समय पर इसको क्या किया जाता है, परिवर्तित किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। निजी कंपनी में अंतर नियम स्वयं के तैयार किए जाते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में खुद के जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। यदि पब्लिक कंपनी स्वयं के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अनुसूची 1 के प्रस्ताव लागू होते हैं। 1 में जो उसमें प्रस्ताव है तो टेबल F से J तक का उसमें लागू हो जाता है। तो टेबल F में अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए डिफाइन किया गया है। फिर उसमें G में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए और H में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए डिफाइन किया गया। फिर इसके बाद I में असीमित दायित्व कंपनी को डिफाइन किया गया। फिर J को जो टेबल है वो असीमित दायित्व कंपनी को विदाउट शेयर कैपिटल के तहत डिफाइन किया गया। फिर इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव, बार बार मैं जो कह रहा हूँ कि जब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन होगा तो साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके ही किया जा सकता है। अंतर नियमों में बाहर किए गए कार्य हमेशा क्या होते हैं, व्यर्थ नहीं होते हैं। इनको शेयर होल्डर के द्वारा रेक्टिफाइड, सुधारा या वैलिड कराया जा सकता है यदि कंपनी अधिनियम सीमा नियम के भीतर हो। तो यदि कंपनी के अंदर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो कंपनी के हित में है तो उसको क्या किया जाता है, सुधारा जा सकता है।
फिर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकार क्षेत्र के बाहर का सिद्धांत, ये राइट टू प्रिंसिपल। तो ऐसे कार्य जो हमेशा शुरू से ही व्यर्थ होंगे, ऐसे कार्यों का प्रारंभ शून्य होता है, नल होता है, ऐसे कार्यों के लिए कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। कंपनी के सभी शेयर होल्डर के द्वारा भी इन कार्यों को सुधार रेक्टिफाइड नहीं कराया जा सकता है। अधिकार क्षेत्र के बाहर का अगर कार्य है तो उसमें ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। फिर इसके बाद आता है रचनात्मक प्रबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी के साथ समझौता या जो अनुबंध करने वाले पक्षकार होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स या अन्य पर्सन, तो यह उम्मीद की जाती है कि वो सार्वजनिक प्रलेख का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर कंपनी के साथ क्या करें, अनुबंध करें। ये किस में कहा जाता है, रचनात्मक प्रबंध का सिद्धांत में कहा जाता है कि भी कोई भी पर्सन या कंपनी से जुड़ना चाहता है तो पहले सार्वजनिक जो प्लेख होते हैं कंपनी के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें, फिर कंपनी के साथ क्या करें, अनुबंध करें। यदि वह पक्षकार इन पब्लिक डॉक्यूमेंट को नहीं देखता, वह पक्षकार का मतलब जो कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, डॉक्यूमेंट को नहीं देखता तो कंपनी को क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी को सुरक्षा प्राप्त होती है वह पक्षकारों के विरुद्ध। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से सिद्धांत पर कंपनी को वह पक्षकारों को से विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होती है, तो ये होती है रचनात्मक प्रबंध का सिद्धांत में। अब नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है दोस्तों, वो सिद्धांत है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत जो कहता है दोस्तों, वो ये सिद्धांत रचनात्मक प्रबंध के सिद्धांत का अपवाद है, मतलब उसके विपरीत दिशा में बताता है। यह सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार जो आउटसाइड पार्टीज होती हैं से उम्मीद नहीं की जाती है कि वह अधिकार या कर्मचारियों के कर्तव्य, अधिकार या उत्तरदायित्व के बारे में सही जानकारी रखे। इस सिद्धांत के अनुसार वह पक्षकार को सुरक्षा प्राप्त होती है कंपनी के विरुद्ध अगर कोई भी कौन सा सिद्धांत हमें जो है सहयोग करता है तो वो है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। ये क्या करता है, यह सिद्धांत रचनात्मक प्रबंध का जो सिद्धांत जो कंपनी को वह पक्षकारों को से सपोर्ट देता है, वह यहाँ उसका विपरीत होता है। अब दोस्तों आ रहे हैं महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम कि कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारत में कंपनी विधान कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड की देन है। सर्वप्रथम जो है भारत में कंपनी जो विधान वो कहाँ की देन है, इंग्लैंड की देन है। सर्वप्रथम भारत में कंपनियों का जो आगमन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के कंपनी के साथ हुआ। फिर भारत में सर्वप्रथम कंपनी एक्ट जो आया, स्टॉक कंपनी एक्ट, वो 1850 में आया था। इसके साथ यह एक्ट पूरी तरह से इंग्लैंड कंपनी एक्ट 1844 पर आधारित था। इस अधिनियम में सबसे बड़ी जो कमी थी, सदस्यों को असीमित दायित्वों का था, अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स था। इस अधिनियम में संशोधन करके नया अधिनियम कंपनी अधिनियम 1857 लाया गया था, जिसमें बैंकिंग व इंश्योरेंस कंपनियों को छोड़कर सभी कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित कर दिया गया था। और समय समय पर जो बदलाव हुआ, 1860 में एक नया कंपनी एक्ट लाया गया, सभी कंपनियों के लिए दायित्व सीमित कर दिया गया। मतलब 1860 में जो नया कंपनी एक्ट आया था, उसमें सभी कंपनियों के लिए दायित्व जो है सीमित कर दिया गया था। समय समय पर संसाधनों के साथ नए नए अधिनियम पारित किए गए, जैसे कि सपोज दैट 1866 आया, फिर 1862 कंपनी एक्ट आया, फिर 1913 कंपनी एक्ट आया, फिर 1956 कंपनी एक्ट आया। वर्तमान में जो कंपनी एक्ट चल रहा है
2013 लागू है। इसके बाद हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे कंपनी एक्ट 2013 में, यह कंपनी एक्ट 2013 में कौन सी कमेटी के अनुसार गठित किया गया था? तो ये जे ईरानी समिति की सिफारिश के आधार पर लागू हुआ। यह अधिनियम लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 को पारित किया गया। यह अधिनियम 2013 में राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को पारित किया गया था। इस अधिनियम पर जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए तो 29 अगस्त 2013 को हुए और यह नियम संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2014 से लागू हो गया। कंपनी की विशेषताएं हैं, कंपनी एक समामेलित संस्था होती है, न कि वैधानिक संस्था, अर्थात कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत समामेलित है, न कि अलग से कानून बना करके स्वैच्छिक या समामेलित संस्था होती है। कंपनी की पूंजी छोटी छोटी हिस्से में क्या होती है? विभक्त होती है। प्रत्येक अंश उसको क्या कहते हैं? प्रत्येक अंश कहलाता है। इनको शेयर होल्डर कहते हैं। कंपनी में मेंबर का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है, अर्थात कंपनियों में सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के अंकित मूल्य तक, अनपेड अप भाग तक होता है। प्रत्येक अस्तित्व की अवधारणा, जो प्रत्येक अस्तित्व का अवधारणा कंसेप्ट है, उसके अनुसार जो सदस्यों का अस्तित्व और कंपनी का अस्तित्व का सम्मेलन साथ साथ ही पृथक पृथक होता है, दोनों का अलग अलग होता है। सम्मेलन बनाना, सम्मेलन के मामले में सदस्यों और कंपनी के पृथक अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। यदि कंपनी सदस्यों के द्वारा वाह पक्षकार को वैधानिक